आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा? हाँ है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने खुद नहीं किया, मम्मा को मत मारो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार हमारी जिंदगी का वो सुनहरा एहसास है जो हमें जिंदगी जीने के मायने सिखाता है, हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। पर कभी कभी यही प्यार पागलपन में बदल जाता है, जहां सही और गलत और अच्छे और बुरे का फर्क समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और फिर यही पागलपन हमें किसी भी हद तक ले जाता है और हमसे कुछ भी करवा सकता है। पूरा पूरा दिन बस टीवी देखती रह। और आप आदित्य, इसको मना करने के बजाय इसके साथ में बैठकर टीवी देख रहे हो। अब ठीक है ना अर्चना, अच्छी तो है। टीवी में ध्यान रहेगा तो पढ़ाई क्या खाक करेगी। सुनो, नाश्ता फिनिश करो तुम, मैं जूस लेके आ रही हूँ। पापा कितना डरावना आदमी है ये सबको गोली मार रहा है। क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये उम्र है तेरी देखने की। हमें यहाँ गोली चलने की खबर मिली है। गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। हाँ, वो मेरी बेटी टीवी देख रही थी, टीवी में ही गोलियां चल रही थी। मुझे लगता है कि किसी को गलतफहमी हुई है और उन्होंने आपको फोन कर दिया। आप लोग यकीन से कह सकते हैं? जी सर। वैसे आप लोग यहाँ के लगते नहीं, पहली बार देखा है। सर आप सही कह रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते। मेरा नाम आदित्य है और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। ये मेरी वाइफ अर्चना और ये हमारी बेटी रुचि। सर सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई। हम ध्यान रखेंगे आगे से कि टीवी की आवाज़ ज़्यादा ना हो। सर इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर वालों के मुताबिक घर पे किसी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन कोई हमें झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? अनुज, देखने में तो सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई गोली नहीं चली, लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी किसी को कैसे हो सकती है? अनुज, एक बार उस आदमी से चल के मिलते हैं जिसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। सर वो यहीं पास में रहते हैं। आदित्य, आज किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए। अर्चना, आज अगर तुम ना होती तो शायद हम जिंदा नहीं होते। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर तुमने उस आदमी को देख लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये उम्र है तेरी देखने की। आखिर अर्चना और आदित्य ने पुलिस को झूठ क्यों बोला था? क्या उनके परिवार के कुछ ऐसे राज थे जिन्हें वो पुलिस के सामने नहीं आने देना चाहते थे? आखिर वो कौन था जिसने आदित्य के घर पर गोलीबारी की थी और उसका मकसद क्या था? क्या यह आदित्य के परिवार की किसी से दुश्मनी का नतीजा था?
पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। सर, मैंने 25 साल आर्मी में काम किया है। असली गोली के चलने की आवाज़ और टीवी में चली हुई गोली के एक फ़र्क को मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। गोली की आवाज़ के अलावा आपने और कुछ देखा? जी बिल्कुल। जैसे ही गोलियों के चलने की आवाज़ बंद हुई, मैंने एक आदमी को बाइक पर भागते हुए देखा। उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर आदित्य के परिवार ने हमसे झूठ क्यों कहा कि वहाँ कोई गोली नहीं चली? और वहाँ हमें ऐसे कोई सबूत भी नहीं मिले जिनसे ये साबित हो कि वहाँ गोली चली थी। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो मकान बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ कोई रहता भी नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से ये लोग रहने आए हैं। और सर, गोली चली है ये तो 100% पक्का है। अच्छा, जिस आदमी को आपने हेलमेट पहन के भागते हुए देखा, उसकी बाइक का नंबर याद है आपको? मुझे बाइक का पूरा नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ, आखिर के 3 नंबर मुझे याद हैं, 219। इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये आदमी झूठ बोल रहा। एक आर्मी ऑफिसर गोली की आवाज़ ना पहचाने, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये सच बोल रहे हैं तो आदित्य का परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। इस बाइक के बारे में पता करो, पूरी डिटेल्स निकलवाओ। सर, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा है ना आपके पास, कुछ भी नहीं होगा। आज की तरह कल भी ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा रुचि, कोई नहीं आएगा कल। चलो आप सोने की कोशिश करो। हाँ, मम्मा आपको लोरी सुनाती है। बिटिया रानी, मम्मा, पापा हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे। हाँ, अच्छा बच्चा बन के सो जाओ। चलो मम्मा है आपके पास। काव्या, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। राजेश, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। मुझे पता है, फिर भी क्या राजेश? तुम प्यार करते हो ना मुझसे? काव्या, मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा मैं। तुम बस जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ पर मेरे पास वापस आ जाओ। काव्या, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ। अर्चना के साथ जो हो रहा था उसे देखकर यह लग रहा था कि वो जरूर दोहरी जिंदगी जी रही थी। जहां एक तरफ लोग उसे अर्चना के नाम से जानते थे, तो वहीं राजेश नाम का एक आदमी उसे काव्या कहकर बुला रहा था। आखिर उस आदमी का अर्चना से क्या ताल्लुक था? क्या थी इस औरत की असली पहचान और क्या था उस दिन हुए हमले का सच? बहरहाल पुलिस ने उस बाइक का पता लगाया जिस बाइक पर वो गुंडा उस रोज अर्चना के घर गोलीबारी करने आया था। सर, यही है छज्जू का अड्डा। वो हमेशा यही रहता है अपने चेलों के साथ। यहाँ पे? हाँ सर। देखते हैं किसकी रानी होती है। रानी तो मेरी है। चल चल जल्दी भाई, इस बार अपन जाएगा ना माल लेने? आ तो जाएंगे ना, परसों जाने का 4 बजे से। रुक, पकड़ो से। रुक, रुक। तू छज्जू है? नहीं साहब, मैं छज्जू नहीं हूँ। कहाँ है छज्जू? का है? मुझे नहीं मालूम वो अभी कहाँ है। उसे किसी परिवार को मारने की सुपारी मिली थी, सर, पता है तुम्हें? सर, उसने सुपारी ली थी, ये तो बताया था उसने, लेकिन किसे मारना है और किसने सुपारी दी छज्जू ने मुझे नहीं बताया साहब। छज्जू का फोटो है तेरे पास? हाँ सर, है ना, ये सब। चल। सर, सत्या के बाद से ये तो पक्का हो चुका है कि उस फैमिली पे किसी ने फायरिंग की, लेकिन वो परिवार ये बात हमसे छुपा क्यों रहा है? गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। नम्रता, ये राज सिर्फ छज्जू खोल सकता है, क्योंकि जो छज्जू जानता है उस परिवार को कौन मरवाना चाहता था। ये छज्जू की फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और इस नदी किनारे वाले पेड़ पे हमारे सभी खबरियों को नजर रखने को बोलो। सर,
आवाज यहाँ से आ रही है। डोरन, आप कबर्ड में कैसे आई? नम्रता, इसे बाहर ले जाओ। ये अर्चना है कहाँ? उन लोगों ने उसे भी मार तो नहीं दिया या किडनैप करके अपने साथ ले गए? शायद अर्चना कुछ ऐसा जानती हो जो उन लोगों को भी जानना हो। अनुज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्चना इन लोगों से बच के भागने में कामयाब हो गई, या फिर उसने ही अपने पति की जान ले ली। लेकिन वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर क्यों भागी? अनुज, ये छज्जू और अर्चना का फोटो सर्कुलेट करा दो। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह ये लोग भागने की कोशिश जरूर करेंगे। सर। रुचि बेटा, चलो खा लो, दूध बिस्किट खा लो। मुझे नहीं चाहिए। बेटा रुचि, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस दिन आपके घर में क्या क्या हुआ? मैं सो रही थी, फिर मुझे जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं दरवाजे के पास गई, लेकिन मुझे डर लगने लगा और मैं कबर्ड में जाके छुप गई। अच्छा बेटा, आपने उसे देखा जिसने ये सब किया? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा रुचि, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा का मुझे नहीं पता। सर, क्या ये पॉसिबल है कि इसकी माँ अर्चना छज्जू या उन लोगों के साथ मिली हो जिन लोगों ने इसके पिता को मार दिया? मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, वो अच्छी है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अमृता, इसे एनजीओ ले जाओ। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। सर, एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि उसने अर्चना को भवाना रेलवे स्टेशन पर देखा है। देखा उसे? जी सर। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही औरत है? हाँ सर, मैंने इसे स्टेशन पे देखा था, ये ट्रेन का वेट करे थे। सर, फिर मेरी नज़र स्टेशन पे लगे वांटेड पोस्टर पड़ी, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर, जहाँ तक मुझे याद है ये अकेली थी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, इस औरत अर्चना का कैरेक्टर दिन ब दिन सस्पिशियस होता जा रहा है। इसके पति आदित्य पे हमला होता है और वो मर जाता है। इसकी बेटी रुचि की जान खतरे में। सर, ये अर्चना इस तरह अकेले भाग कैसे सकती है? अगर ये सब अर्चना ने किया है तो उसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या अर्चना का छज्जू के साथ कोई अफेयर था? अगर अर्चना के आज के बारे में जानना है तो उसका अतीत हमें अच्छी तरह से खंगालना होगा। और जिस वक्त ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखी गई उस वक्त की सभी ट्रेन के बारे में पता करो, वो कहाँ कहाँ रुकती हैं, और जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुकती हैं उस सब जगह की रेलवे पुलिस को अर्चना के बारे में अपडेट करो। सर, आदित्य की मौत के बाद इस केस की उलझनें और भी बढ़ गई थी। पुलिस के सामने अब दो सवाल थे। रुचि की मां अर्चना कहां थी, और एक मां अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी? पुलिस के सामने इस केस की परतें अभी हटना शुरू ही हुई थी। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स मंगा लिए हैं और आदित्य का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला इस गांव में उसका एक चाचा है शंकर, जो एक बहुत बड़ा जमींदार है, और फ्रूट मार्केट में उसके फ्रूट्स के होलसेल का बिजनेस है। आदित्य के परिवार में और कौन कौन है? सर, आदित्य की दादी है जो हिसार में रहती है। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उनसे कोई बात नहीं हो पाई। उनसे कांटेक्ट करते रहो और इस छज्जू की तलाश को तेज कर दो। सर, आदित्य के चाचा शंकर आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। मन ने आदित्य के बारे में पता चला, विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे किसने मारा आदित्य को? देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमें कुछ लोगों पे शक है। आप किसी छज्जू बैरागी को जानते हैं? ना साहब, पहली बार सुना ही नाम। शंकर जी, आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा जो आदित्य को मार सकता हो? आदित्य को कोई क्यों मारना चाहेगा? उसे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। हाँ, अगर शक की बात है तो मुझे आदित्य की बीवी अर्चना पर शक है। उसी ने मारा होगा उसे। आपके शक की वजह? क्या बताऊं साहब, एक नंबर की लालची औरत है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उसके चेहरे पर लालच नजर आ गया था, और मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने सिर्फ पैसों के लिए आदित्य से ब्याह किया है। वैसे शंकर जी,
जब आदित्य का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? आप मुझ पे शक करें? मैं भला क्यों मारूंगा आदित्य को? और वैसे भी उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। आप चाहो तो मेरे नौकर से पूछ सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत होगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा तो है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया, मम्मा को मत मारो। सर आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें से हर नंबर को डिटेल में चेक किया, लेकिन खूनी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन सर इसमें एक नंबर मिला है जो हिसार के एक प्रॉपर्टी डीलर का है। मैंने उससे भी बात की तो उसने कहा कि आदित्य उससे रेगुलर टच में था अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए। सर उसने ये भी बताया कि आदित्य ये बात सबसे छुपा के रखना चाहता था। मुझे इस बात की स्ट्रांग इंट्यूशन है कि आदित्य का मर्डर इस पुश्तैनी मकान की वजह से हुआ। शंकर को पता चल गया होगा कि आदित्य इस मकान को बेचना चाहता है, इसलिए शंकर ने ही आदित्य को मरवा दिया होगा। लेकिन सर शंकर खुद इतना पैसे वाला है, वो एक मकान के लिए आदित्य का मर्डर करके जेल जाना क्यों चाहेगा? फिर ये मकान बेचने वाली बात, शंकर ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि आदित्य के शरीर पर किसी ने शार्प वेपन से बार बार वार किया है। इस वार की वजह से उसके पेट के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। इतना तो साफ है कि आदित्य का मर्डर किसी बहुत बड़ी नफरत का नतीजा है। आदित्य की दादी से कोई बात हुई? नहीं सर। नम्रता, तुम खुद हिसार जाओ और उसकी दादी से मिलो। हो सकता है इसकी दादी को अब तक पता भी ना हो कि उसके पोते की मौत हो चुकी है। सर हेलो सर, हमें आदित्य की दादी बेहोशी की हालत में मिली है। ठीक है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तुम वहीं रुको और मुझे अपडेट करती रहो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य हमारा पुश्तैनी मकान बेचने वाला था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको इस बात के बारे में पता ना हो। पैसे के मामले में इस गांव के सबसे बड़े आदमी आप हैं। छोटी से छोटी बात भी आपके कानों में जरूर आती होगी। आप जो कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है इस बात का पता मुझे इसलिए नहीं चला होगा क्योंकि उसने मकान बेचा नहीं। अगर बेचा होता तो सबसे पहले इस बात का पता मुझे चलता। मतलब आपको सचमुच ये बात पता नहीं? देखिए, आप बात घुमा फिरा के मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको मुझ पे शक है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि उस मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और उस मकान को छोड़े तो सालों बीत चुके हैं और मैं चाहूं तो उस मकान से 10 बड़े मकान बनवा सकता हूं। आप नहीं तो ऐसा कौन है जो आदित्य को मारना चाहे, जबकि इस गांव में उसे कोई पहचानता भी नहीं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये काम उसकी बीवी अर्चना का किया करा है, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। और मकान बेचने की सलाह भी उसकी बीवी ने दी होगी, क्योंकि उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा। आदित्य तो बेचारा ऐसा सोच भी नहीं सकता। हेलो, ठीक है सर, अर्चना का पता चल गया है। उसे कुआना रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। उसके साथ के एक पैसेंजर ने उसे पहचान लिया। जिस औरत को तुमने देखा, क्या वो यही थी? हाँ साहब, ये वही औरत है। ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर, ये अपने पूरे परिवार के साथ सफर कर रही थी।
इनफैक्ट ये लोग मेरे सामने वाली बर्थ पे बैठे थे। और हाँ साहब, इसके पति के हाथ में चोट लगी थी। इसने खुद से उसकी मरहम पट्टी की, अगले स्टेशन पे उतर के पैरासीटामोल की गोली और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर ये हो कैसे सकता है? ये अर्चना तो आदित्य की बीवी है, ये दूसरी फैमिली कहां से? ये अर्चना बहुत बड़ी फ्रॉड लगती है। मतलब इसने पहले खुद आदित्य को मारा और फिर बुवाना से ट्रेन में चढ़ी जहां पे उसकी फैमिली पहले से बैठी हुई थी। वो लड़की रुचि इसकी बेटी है या नहीं, हमें इस राज की तह तक पहुंचना हो। और कौन है ये औरत और बवाना में क्यों आई थी? इस आदमी के मुताबिक ये लोग स्टेशन पे उतरकर पैरासीटामोल और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे थे। स्टेशन के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल हैं, सब में पूछताछ करो। सर, पुलिस ने शक की बुनियाद पर तमाम मेडिकल स्टोर से पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई। हाँ साहब, ये औरत हमारे आई थी, पैरासीटामोल और टेटनस की इंजेक्शन ले गई थी। और कुछ बता सकते हो? वो लोग लॉज के बारे में पूछ रहे थे। यहीं पास में एक पार्कव्यू लॉज है, उसके बारे में मैंने बताया था। हाँ सर, ये औरत अपने पति के साथ आई थी और इन्होंने 2 रूम बुक कर रखे हैं। ये अभी भी है? हाँ सर। सर, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है, इन दोनों को ही दे रखा है मैंने। खुलवाओ ये रूम। आपके लॉज में इतना सब कुछ हो गया और आपको पता ही नहीं चला? आई एम सॉरी सर, बट सच में हमें कुछ नहीं पता सर। सर ये बच्चा यहाँ है और इस पे हमला हुआ है और अर्चना यहाँ से भी गायब है। लगता है बुआना वाला खान यहाँ पे दौड़ा के यहाँ से भाग गई। आखिर ये औरत चाहती क्या है? बेटा, आपका नाम क्या है? घर कहाँ है आपका? मेरा नाम सोनू है और मेरा घर रामनगर में। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर, ये फोटो मिली। अब ये आदमी कौन है? आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? अनुज, आसपास के सभी थानों में ये फोटो सर्कुलेट करा दो, पता तो चले ये आदमी है कौन। सोनू, क्या हुआ बेटा? पापा, पापा, क्या हुआ पापा को? मेरे पति हैं। वो अस्पताल में, उन पे हमला हुआ है। ये सब कैसे हुआ और आप इसे यहाँ कैसे लेके आए? क्या आप इससे पूछ के बता सकती हैं वो किसी और औरत को माँ क्यों बोल रहा था ट्रेन में? बेटा, आप किसी और को मम्मा बोल रहे थे? पापा ने कहा था उन्हें भी मम्मा बोला था। देखो सोनू बेटा, वो जो आंटी बैठी है ना, वो तुम्हारी मम्मी जैसी है। चलें? नहीं बेटा, आपकी मम्मा मैं हूँ। हेलो। ठीक है। ये औरत तुम्हारे साथ ट्रेन में सफर कर रही थी और हमें पता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं। सच सच बताओ, ये कौन है और तुम्हारी ये हालत किसने की? सर, इसका नाम सपना है। सपना? जी सर। सर, ये मुझे ट्रेन में मिली थी जब मैं अपने बेटे के साथ अपने माँ बाप से मिल के आ रहा था। मेरे पास आके बैठ गई। इसने फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान था और वो मुझे बाहर की तरफ ले गई। फिर हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। हमारी दोस्ती हो गई। मैंने जब इससे अपने बिजनेस के बारे में बात की तो पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गई मेरी तरफ और उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ कर सकती है मेरे लिए जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन सर, मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। लेकिन सर, वो फिर आई और उसने मेरे कान में कहा कि क्या तुम मेरे साथ
एक रात के लिए लॉज में चल सकते हैं। मैं शॉक था सर, लेकिन उसने मुझे इस तरह से कन्विंस किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे सोनू को एक वीडियो गेम का लालच दिया। उससे कहा मैंने कि ये आंटी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी मम्मी की तरह है, तुम सबके सामने इनको मम्मी ही कहना। वो छोटा है बच्चा, वो मान गया। फिर हम सर एक लॉज में गए और मैंने वहाँ 2 रूम लिए, एक अपने बेटे सोनू के लिए। वहाँ हम दोनों ने रात भर एक ही कमरे में साथ बिताई। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो सामान बैग में जल्दी जल्दी भर रही थी। फिर मेरी निगाह मेरी रिंग्स और चेन पे पड़ी तो कुछ भी नहीं था। मैं अचानक उसकी तरफ भागा, उसको रोका और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। मैंने अपनी बीवी से विश्वासघात किया। इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं सर। ये औरत कितने चेहरे लिए घूम रही है? इसकी असली पहचान है क्या? आदित्य के लिए अर्चना थी, अनुराग के लिए सपना। इसका असली नाम भी नहीं जानते हम लोग। अनुज, इस औरत तक पहुंचने का हमारे पास यही एक जरिया है, ये फोटो जो हमें लॉज से मिली। हो सकता है ये इसकी फैमिली फोटो और ये आदमी इसका पति हो सकता है। अगर हम इस आदमी तक पहुंच जाएं तो हमें पता चल जाएगा ये औरत है कौन और चाहती क्या है। और वो बच्ची रुचि जो हमें बोवाना कांड में मिली थी, उसने भी हमें अब तक कुछ नहीं बताया। शायद वो कुछ जानती। मम्मा, ये पापा बहुत अच्छे थे, पर ये भी हमें छोड़कर चले गए। पुलिस के सामने उस औरत के 2 नाम आए थे, अर्चना और सपना। आखिर क्या थी उस औरत की हकीकत? क्या थी उसकी असली पहचान? तो क्या अर्चना अब अपने तीसरे शिकार के लिए निकल पड़ी थी? आखिर उसका मकसद क्या था? वो क्यों इस तरह से लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी? पुलिस को मिली इस तस्वीर में ये तीसरा आदमी आखिर कौन था? उसका साथी था या फिर उसका अगला शिकार? पुलिस को अब ये महसूस होने लगा था कि उनका सामना एक चालाक और बेहद शातिर खिलाड़ी से होने वाला था। बच्चों, तुम लोगों में से किसी ने भी रुचि को देखा क्या? नहीं। क्या हुआ? अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। सर वो लड़की है ना रुचि, सर वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो यहाँ से भाग गई है। क्या आप एक बच्ची पे ठीक से नजर नहीं रख सकते? आई एम सॉरी सर, पर पता नहीं वो कैसे मेरी आंखों से बच के भाग गई। हमारे यहाँ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर। रुचि के पास कोई सामान था? हाँ सर, वो गुड़ियों के साथ खेलती थी। मैं अभी लेके आती हूँ। सर ये रुचि की डॉल है और वो इन्हीं के साथ खेलती थी। पता नहीं क्या अजीब अजीब सी कहानियाँ बनाती थी। एक डॉल को मम्मी बुलाती तो दूसरे को पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया। मम्मा को मत मारो। सर ये फोटो में लॉज से मिला था। रुचि ने इस डॉल के चेहरे पे इसी तरह दाढ़ी बनाई है जैसे इस आदमी के चेहरे पे। अनुज, इस रुचि को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसकी फोटो भी सर्कुलेट करवा दो। सर। बच्चों, आप में से सचमुच किसी को नहीं पता कि रुचि कहाँ है? सर नम्रता का फोन था, आदित्य के दादी को होश आ गया। यो तस्वीर अर्चना की से। साहब, ये छोरी आपसे झूठ बोली। हमारे पोते के और इसकी कभी शादी हुई ही नहीं। और क्या जानती हैं आप इसके बारे में? यो एक नर्स है। हमारे पोते को हमारी देखभाल के वास्ते एक नर्स की तलाश थी। उसने अखबार में इश्तिहार भी दिया। इश्तिहार पढ़ के ये हमारे पास आई थी। और साहब, यो छोरी मन्ने शुरू से ठीक नहीं लगी। नमस्ते दादी जी, आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी खाने का मन करे ना, तो आप मुझे बताइएगा। अरे अभी से खाना क्यों लेके आई? ये मैं आदित्य के लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए? लेकिन अभी तो मैंने खाया। क्या अभी? इतना टाइम हो गया खाए हुए। चलिए, मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो अपना। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे
मेरा शक हकीकत में बदलता गया। जो अर्चना हमारे पोते को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका पैसा हड़पना चाहती थी, और हमारा पोता आदित्य भी उसके चंगुल में फंसता रहा। साहब, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अर्चना ने हमारे पोते को बहकाकर गांव के पुश्तनी मकान के कागजात पर, पता नहीं उस चुड़ैल ने हमारे पोते पर क्या जादू कर दिया था। हमारा पोता इतना प्यार करने वाला हमारे खिलाफ हो गया, अपनी दादी के खिलाफ हो गया। अच्छा, आपने कभी इस बच्ची को इस औरत के साथ देखा? नहीं साहब। अच्छा, इस आदमी को जानती हैं आप? नहीं साहब, मैंने इसको कभी नहीं देखा। अच्छा, ये जो अर्चना है, इसका एड्रेस या इसके परिवार वालों के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं साहब, मैं उसके या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं जानती साहब। हेलो नम्रता, खबरियों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि छज्जू को नदी किनारे वाले पेड़ के पास जाते हुए देखा गया है। मैं एक टीम लेके वही जा रहा हूँ। ओके सर, छज्जू का पता लग गया है। वो नदी किनारे वाले पेड़ के पास देखा गया है। ठीक है, तुम फौरन जाओ वहाँ। सर। छज्जू, हो गई पूजा? तेरी आरती थाने में उतारते हैं। चल सर, चलो ले चलो इसे। पकड़ो। बोल साहब, क्या किया मैंने? आदित्य को मारने की सुपारी किसने दी थी? साहब, मुझे पता नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? साहब, बताता हूँ साहब, मुझे तो बस आदित्य और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा था साहब। मैंने उसे जान से मारने की सुपारी नहीं ली थी। ये कांड करने के लिए किसने बोला था? बताता हूँ। अनुज साहब, वो हमारा पोस्तानी मकान बेचने निकला था। उस मकान को, जिसमें हमारे सारे वंश की मीठी यादें जुड़ी हुई थी, 2-3 बार उसने इस मकान को बेचने की कोशिश की। इसलिए मैंने छज्जू को उसे और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा, ताकि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन छज्जू के डराने का भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद गया उसे धमकाने। तेरी इतनी हिम्मत कि चंद रुपयों के लिए तू हमारा ये पुश्तैनी मकान बेच रहा है, जहां हमारे पुरखों ने अपना जीवन बिताया, उसे बेचेगा तू? आज अचानक से आपको पुश्तैनी मकान और बाप दादाओं की याद आ गई? इतने सालों से जब ये मकान बंद पड़ा था, तब तो आपको याद नहीं आई? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जा। मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। सर, इस आदित्य का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो औरत जो अपने आप को आदित्य की बीवी बता रही थी, अर्चना, उसका अब तक कुछ पता नहीं लगा है। और उन दोनों की बेटी रुचि, उसकी भी कोई खबर नहीं है। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की अर्चना और सपना बहुत ही चालाक है। शंकर को भी पता नहीं चला कि ये आदित्य की बीवी नहीं है। हो सकता है ये किसी नए शिकार की तलाश में है। इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इसे ढूंढ निकालना। क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसे लगा? सर, थोड़ी देर पहले पंचशील कॉलोनी में मैं एक औरत से टकराया। उस औरत ने जरूर कुछ गलत किया है सर। कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानता। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। मिश्रा। सर।
वो फोटो लेकर आओ। सर। सर। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी और उसका मकसद क्या था? 2 राज्यों की पुलिस इस बहुरूपी औरत को बड़ी शिद्दत से ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। पर क्या किसी और हादसे से पहले पुलिस उसे पकड़ पाएगी? सर, ये स्केच देखिए। ये तो अर्चना उर्फ सपना है। जी हाँ, गाजियाबाद के पंचशील कॉलोनी के पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने तकरार दर्ज करवाई। उसका ये कहना था कि एक औरत उससे टकराई जिसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। जब पुलिस ने उसका स्केच बनवाया तो उन्हें पता चला कि ये अर्चना उर्फ सपना ही है, तो उन्होंने सारी डिटेल्स हमें तुरंत सेंड कर दी। सर, इस अर्चना उर्फ सपना की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। आदित्य का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, तो अभी किसका खून करके भागी? ये औरत बड़ी आसानी से अपने कारनामों को अंजाम दे रही है। हमें जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करना होगा। अनुज, इस केस के तार गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। हमें फौरन गाजियाबाद चलना चाहिए। नम्रता, तुम यहीं रह के रुचि के केस की तफ्तीश जारी रखो। सर। अगर अर्चना और सपना ने किसी पे हमला किया है तो उस आदमी के अलावा किसी और ने उसे देखा क्यों नहीं? आखिर ये अर्चना, ये सपना कौन है? वो इस शहर में क्या कर रही है? और इस आदमी या इसके घर वालों ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर, उस आदमी का कहना था कि उसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। हो ना हो, किसी ना किसी पर तो उसने हमला किया ही होगा। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो जिसपे हमला हुआ है वो आसपास किसी डॉक्टर के पास मरहम पट्टी कराने जरूर जाएगा। सर, हमने पता किया, यहाँ पास ही में क्लिनिक है डॉक्टर राजेश का। वो अपने घर से ही क्लिनिक चलाते हैं। चलो। आज के अपॉइंटमेंट्स दिखाएं। जी सर। तो देखो दरवाजे पर कौन है। जी सर। काव्या, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। बोलिए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर साहब, हमें इस औरत की तलाश है। इसका नाम अर्चना, सपना या कुछ भी हो सकता है। हमें शक है कि आपके आसपास के एरिया में इसने एक आदमी को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। क्या हो सकता है किसी का मर्डर भी कर दिया हो? हाल ही में आपके पास ऐसा कोई केस आया? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई केस आया तो नहीं जिसमें किसी ने किसी पे हमला किया हो। सर, मैं तो घर से ऑपरेट करता हूँ। यहाँ तो जुकाम और सर्दी वाले लोग ही आते हैं। आप अपने सर्कल में भी इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो हमें जरूर बताइए। जरूर। थैंक यू। सर, यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, क्या ये मुमकिन है कि अर्चना, सपना या जो भी इसका नाम है, इस बार इसने किसी पे हमला नहीं किया बल्कि खुद किसी का शिकार हो गई हो? लेकिन अनुज, हमारे पास कोई क्लू भी तो नहीं है जिससे साबित हो कि ये औरत है कौन और चाहती क्या है। क्यों हर बार हर केस में यही औरत हमारे सामने आ रही है? मैडम, कल जब मैं गाजियाबाद जा रही थी तो इस बच्ची को मैंने बस में देखा था और वापस आई तो उसके मिसिंग के पोस्टर्स देखे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कोई और भी था इसके साथ? नहीं, अकेली थी। सर, यहाँ एक औरत आई थी जिसकी बातों से ये पता चला है कि रुचि अकेले ही गाजियाबाद गई। एक काम करो, तुम भी गाजियाबाद आ जाओ। सर। अनुज, रुचि गाजियाबाद पहुंच चुकी है। इस अर्चना और सपना के साथ साथ रुचि की फोटो भी सर्कुलेट करवाओ। सर, इस बड़े खुलासे के बाद अब रुचि भी किसी तरह से गाजियाबाद आ गई थी और हरियाणा पुलिस ने अर्चना और रुचि को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी थी। पुलिस को अब तक ये नहीं पता था कि अर्चना उर्फ सपना का असली नाम क्या था और उसका मकसद क्या था। पुलिस ने इस शातिर मुजरिम को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी और 2 राज्यों की पुलिस इस तहकीकात में जुटी थी। अर्चना और रुचि का संबंध क्या था? क्या वो वाकई में अर्चना की बेटी थी? तो फिर वो आदित्य को पापा क्यों कह रही थी? पुलिस ने रुचि और अर्चना के पोस्टर्स चारों तरफ फैला दिए थे। वो जी जान से रुचि और अर्चना को ढूंढने में लगे हुए थे।
इंस्पेक्टर साहब का केबिन किधर है? ये सीधा जाके अंदर जाइए। साहब, मेरी बेटी और नातिन अभी तक घर नहीं आए। कब से नहीं आई? वो लोग तो 15 तारीख से ही गायब हैं। क्या उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी। तो आपका कहना है कि इसका नाम काव्या है और ये आपकी बेटी है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसका नाम अर्चना या सपना है। चोरी, लूट खसोट और मर्डर के केसेस में ये वांटेड है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन अर्चना, कौन सपना? ये मेरी बेटी काव्या है। अगर ये काव्या है तो हर जगह अपना नाम अर्चना क्यों बताती है? और ये लड़की, इसका नाम रुचि है या इसका नाम भी कुछ और है? इसका नाम रुचि ही है और ये मेरी नातिन है। पता नहीं दोनों कहाँ हैं। आप ढूंढ दीजिए प्लीज। बैठिए। आपकी बेटी काव्या आखिरी बार आपके घर कब आई थी? करीब 2 हफ्ते पहले। और आप अब आ रही हैं हमारे पास रिपोर्ट लिखने? वो मेरे साथ नहीं रहती थी, वो दिल्ली में रहती। छुट्टियों में मुझसे मिलने आया करती थी और 2 हफ्ते पहले भी वो मुझसे और रुचि से मिलने आई थी। मतलब रुचि आपके पास ही रहती है? जी, मेरे ही पास रहती है। अरे मम्मी क्या लाई अपनी बेटी के लिए? हाँ। थैंक यू मम्मा। अच्छा रुचि, आप मम्मा के साथ दिल्ली घूमने जाओगे? वहाँ पर बहुत बड़ा वंडर पार्क है। सही में? हाँ। काव्या रुचि को अपने साथ दिल्ली ले गई घुमाने के लिए। 5 दिन पहले ही काव्या ने मुझे कॉल किया था। बहुत परेशान सी लग रही थी। उसने बताया कि जहाँ वो जॉब करती थी उसने वो जॉब छोड़ दी। मैंने उसे समझाया कि घर वापस आ जाए तो समझ भी गई, लेकिन वो वापस आई भी नहीं। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। काव्या दिल्ली में जहाँ काम करती थी वहाँ का एड्रेस है आपके पास? नहीं, वो प्राइवेट नर्स थी। जिस पेशेंट की सेवा करती थी उसके घर पे ही रहती थी। काव्या के किसी पेशेंट का नंबर या एड्रेस तो होगा? नहीं सर, मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। काव्या का नंबर दीजिए। अनुज, इस नंबर की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। जल्द से जल्द पता करो इसकी लास्ट लोकेशन क्या है। इसका हाथ लगना बहुत जरूरी है। सर, अपनी बेटी का नाम आपने काव्या बताया है, जबकि वो अर्चना, सपना और जाने क्या क्या बन के लोगों को लूट रही है। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो बहुत ही सीधी सादी मेहनत करने वाली लड़की है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पास सबूत है आपकी बेटी के खिलाफ। अगर आप सच कह रहे हैं तो जरूर वो राविश के लिए सब कर रही होगी। राविश? उसका पति बहुत मारता था मेरी बेटी को, पैसों के लिए उसको धमकाता रहता था। काव्या को उसने मेरे पास छोड़ दिया, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। दरवाजा खोल। क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों परेशान करने चले आते हो तुम? हाँ, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा? अगर तू चाहते है ना कि मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूं, तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे कीमत? 10,000 लेके आ और मुझसे पीछा छुड़ा ले। खुद तो कुछ नहीं कमाता था, हमेशा मेरी बेटी से पैसे हटता रहता था। उसे पता था कि रुचि के लिए काव्या कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो काव्या को धमकाता रहा होगा। अगर रुचि के लिए काव्या कुछ भी कर सकती है तो बवाना वाले केस में वो रुचि को अकेला छोड़ के क्यों भाग गई थी? अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। ये राविश हमें कहाँ मिलेगा? गिरधरपुर में उसका घर है। आदित्य कौन था और काव्या क्यों उसे अपना पति कह रही थी? इस आदमी को पहचानती हैं? नहीं सर। सर, एक बात तो क्लियर हो गई, इस औरत का नाम काव्या है और काव्या की माँ के मुताबिक काव्या अपनी बेटी रुचि के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर काव्या की शादी राविश से हुई तो काव्या के साथ इस फोटो में ये दूसरा आदमी कौन है? इसे तो काव्या की माँ ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। अनुज, ये भी हो सकता है कि ये भी काव्या का एक विक्टिम है या फिर काव्या का दूसरा पति।
जिसके बारे में उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। लेकिन पहले हमें काव्या के पहले पति से बात करनी चाहिए। तुम लोग जाके उससे मिलो। सर, ये सारे पैसे मेरे ये पत्ते देख मेरे चल बाहर निकल, बाहर निकल, लेके जाओ इसे। क्या हुआ साहब? काव्या कहाँ है? साहब मुझे क्या पता काव्या कहाँ है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं साहब। आखिरी बार कब देखा था? यही कुछ 5 दिन पहले देखा होगा। 5 दिन पहले? कहाँ? उसकी माँ के घर के बाहर ही देखा था मैंने। अगर तेरी कोई भी बात गलत निकली ना, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चलो। अगर इस राविश की बात माने तो इसने काव्या को आखिरी बार 5 दिन पहले काव्या के घर के बाहर देखा था। तो अगर ये सच है तो काव्या की माँ झूठ बोल रही है। आपकी बेटी काव्या आखिरी बार आपके घर कब आई थी? करीब 2 हफ्ते पहले। लेकिन सवाल ये है कि हमसे झूठ बोल क्यों रही? काव्या की कोई तो बात है जो उसकी माँ से छुपा रही है। ये दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। एक काम करते हैं, काव्या की माँ को फिर से थाने बुलाते हैं और उससे सारे सवालों का जवाब लेते हैं। चलो। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैंने काव्या को नहीं देखा। सच सच बताइए कि और क्या छुपा रही हैं आप हमसे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही थी साहब, मुझे बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो किस काम में फंसी थी। अरे बेटा, ये क्या खून कैसा? फिर उसने अपने कपड़े बदले और बिना जवाब दिए चली गई। मम्मा, मम्मा, मम्मा। तो आपने पहले हमसे ये बातें क्यों छुपाई थी? मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो किसी और मुसीबत में पड़े, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आ गई थी। और भी कुछ है जो आपने हमसे नहीं बताया या छुपा रही हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके सर, रुचि मिल गई। हमारा एक कांस्टेबल उसे लेके आता ही होगा। मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। अपनी नानी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? कितनी कमजोर हो गई। चल घर चल बेटा। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप मम्मा से नफरत करती हो। आप हमेशा उन्हें पापा से अलग होने की वजह से डांटती रहती थी। आप मेरी मम्मा से प्यार नहीं करती हो, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। क्या कह रही है बच्ची? जो इसे कहा वो सच है क्या? सच कह रही है साहब। मैं अपनी बेटी पे गुस्सा इसलिए करती थी कि वो दोबारा रमेश जैसे इंसान के चंगुल में ना फंस जाए। रुचि बेटा, भगवान ही जानता है कि आपकी मम्मा किस गलत काम में है। नहीं, मेरी मम्मा सबसे अच्छी है। बेटा रुचि, आपको आपकी नानी के साथ जाना है। क्या आप यहाँ पुलिस स्टेशन में रहना चाहते हो? नम्रता, चलिए आप दोनों चलिए। सुमुखी ने जो पहले हमसे कहा वो झूठ था, लेकिन अब जो कहा है क्या वो सच है? हमें इस बात की जांच करनी है। सर, काव्या के कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे काव्या लगातार कांटेक्ट में रहती थी। किसका नंबर है? सर, ये पंचशील कॉलोनी के डॉक्टर राजेश का नंबर है। पुलिस के सामने अब अर्चना का असली नाम आया था। काव्या पेशे से नर्स थी, शादीशुदा थी, एक बच्ची की मां थी। खून से सने उसके कपड़े किसी भयानक जुर्म की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब क्या हुआ था उसके हाथ? क्या था इस खेल का पूरा सच? डॉक्टर राजेश का नाम सामने आते ही पुलिस चौकन्नी हो गई और तहकीकात के लिए निकल पड़ी। पहले तुमने काव्या को पहचानने से इनकार क्यों किया? काव्या से तुम्हारा क्या संबंध है? काव्या एक नर्स है और मैंने उसे अपनी बीवी की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन मेरी बीवी पर ध्यान देने की बजाय वो तो मुझ पर ही दौरे डाल रही थी। ये दवाइयां रोज सुबह शाम पद्मा को दे रहे हैं।
क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अपना ये पागलपन बंद करो। पद्मा सो रही है अंदर। और देख लड़की, एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मुझे तेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, समझी? मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपकी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती है। आप जिस तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। आप एक बहुत अच्छे पति हैं। मुझे भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ही पति चाहिए। प्लीज मुझे अपना लीजिए, प्लीज। बंद करो ये सब। उसके बाद मैंने उसे काम से निकाल दिया। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया सर। चलो मान लिया, उसके इन कारनामों की वजह से तुमने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन अब तक तुम उसके टच में क्यों? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर मैं उसे कॉल नहीं किया करता था, वो मुझे कॉल करके परेशान किया करती थी। और तुम इतनी देर तक बड़े आराम से परेशान हुआ करते थे। डॉक्टर राजेश हमारे सामने जो झूठ बोलता है ना, उसे बिना किसी बीमारी के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। क्या बातें होती थी तुम दोनों में? सर वो मेरी बात समझती ही नहीं थी। वो मुझे डराती थी, कहती थी कि अगर मैं उसका नहीं हुआ तो वो खुद को खत्म कर लेगी। बस मैं उसे यही बात समझाता था सर, और वो समझती नहीं थी। जिस दिन काव्या खून से लथपथ सड़क पे भाग रही थी, उस दिन वो तुम्हारी क्लिनिक में आई थी या नहीं? नहीं सर, वो मेरी क्लिनिक में नहीं आई थी, और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था सर। डॉक्टर राजेश की बातों पे यकीन नहीं हो रहा। अनुज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर राजेश अच्छा आदमी बनने की बस एक्टिंग कर रहा है। ये कोई फिल्म तो है नहीं कि यहाँ इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाए कि इसके इलाके में काव्या खून से सनी हुई नजर आए और हाल ही में इसकी बीवी की मौत हो जाए। इस डॉक्टर राजेश की पूरी कुंडली निकलवाओ। सर डॉक्टर राजेश का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन सभी ने उसके बारे में अच्छा ही बोला। लेकिन अनुज, हमारे लिए तो ये एक सस्पेक्ट ही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राजेश ही एक ऐसा आदमी है जिसके साथ काव्या टच में है। जब तक काव्या नहीं मिल जाती, इस डॉक्टर पे नजर रखो। सर हेलो, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चलो चलिए, हटिए हटिए। साहब मैंने ही फोन किया था। मिश्रा, चेहरे पे एसिड फेंका गया। इसकी जेबें चेक करो। सर सर ये आईडी मिला है। ये तो वही आदमी जिसकी फोटो हरियाणा पुलिस ने भेजी थी। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दो। सर ये कपड़े और ये सामान हमें बॉडी पर से मिला है। ये शर्ट तो अजय की। ये पैंट भी, ये पर्स, ये घड़ी, ये सारा सामान अजय का है सर। अजय, अजय, अजय!
आपके पति उस दिन कहाँ जाने के लिए निकले थे? सर वो दासना गए थे, बोलकर निकले थे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आपके पति का इस औरत के साथ क्या संबंध है? सर मैं इस औरत को नहीं जानती। आप सच में इसे नहीं जानती? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। इस औरत पे नजर रखो और अजय की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी पता करो। सर। रुचि, रुचि, रुचि बेटा, नमस्कार, मैं हूँ सुमन मिश्रा। हमारे पास एक बच्ची आई है जो अपनी माँ को ढूंढ रही है और अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है। मम्मा, आप कहाँ हो? आप जल्दी वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आओगी ना मम्मा? मैं आपका वेट कर रही हूँ। ये है मेरी मम्मा, और अगर आप लोगों को मेरी मम्मा दिखे तो प्लीज आप उन्हें बोलो कि आपकी डॉल आपका वेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं लाइव एक ऐसी बच्ची की कहानी जो अपनी माँ को अपना सब कुछ मानती है, पर पुलिस की नजर में इस बच्ची की माँ एक मुजरिम से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जी हाँ, इस बच्ची ने अभी आपको जो फोटो दिखाई, ये औरत एक वांटेड क्रिमिनल है। मेरी मामा बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। चल अंदर चल। क्या चाहती है? तुझे यही बंद करके छोड़ दूं? नहीं नहीं नानी, तेरी मम्मी ने पहले ही इतनी इज्जत उछाल रखी है और तू भी उसके साथ जुड़ गई। और तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसा चुराने की? आज तूने पैसे चुराए, कल को मुझे मार के भाग जाएगी। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। चुप करो, बार बार मम्मा का नाम मत लो। भाग गई वो, उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, मेरी मम्मा नहीं जा सकती। चली गई, समझी? हमेशा के लिए तुझे अकेला छोड़कर। सर आपका शक सही था। अजय का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर पर ही थी और उसके बाद 7 दिनों तक उसके फोन की लास्ट लोकेशन घर पर ही दिखा रही है। और जबकि उसकी पत्नी जया का कहना था कि वो दासना गया है। वो दासना गए थे, बोलकर निकले थे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सर, अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई और फिर उसके चेहरे पे एसिड डाला गया। लाश के पास से जो एविडेंस मिले थे, लेकिन सर अनुज, ये बॉडी जो हमें मिली है, ये अजय की नहीं। मतलब? ड्राइविंग लाइसेंस अजय का, इस पे ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और जो बॉडी हमें मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। हमने अजय की फोन लोकेशन चेक की, उसके फोन की लोकेशन डासना तो क्या, उसके आसपास की भी नहीं थी, पर पिछले 1 हफ्ते की फोन की लोकेशन भी चेक की। जिस दिन उनकी मौत हुई, उनके फोन की लोकेशन आपके घर की ही थी और बॉडी हमें मिली दुरियाई से। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पति ने जो बात मुझे बताई, मैंने वही बात आपको कही। मुझे नहीं पता कि कैसे उनका फोन घर पे आया और कैसे वो दुरियाई पहुंचे। लेकिन हमें पता है कि वो बॉडी अजय की नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि अजय का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जिसकी बॉडी हमें मिली उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। घर की तलाशी लो। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग ये क्या कर रहे हैं। कपड़े मेरे पति के हैं, सामान मेरे पति का है, क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी? इस औरत को जानती हैं? आप लोग बार बार मुझे इस औरत की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा ना आप लोगों को, मैं नहीं जानती ये औरत कौन है। दी गई तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं
कि आपके पति का इस औरत के साथ क्या कनेक्शन है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मेरे पति मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते। धोखा दे नहीं सकते? उनने आपको धोखा दे दिया है और पता नहीं अब कहाँ छुप के बैठे। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो बॉडी आपके पति की नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उस बॉडी को आप अपने पति की बॉडी बोलकर कानून की आंखों में धूल झोंक रही हैं। मुझे आप लोगों से इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। ठीक है, हम ये बात साबित करके रहेंगे। ये हमारे साथ कोऑपरेट करने नहीं वाली। हमें सच का पता लगाना ही होगा। अजय के अतीत के बारे में पता करते हैं। अजय के वर्तमान के राज जरूर उसके अतीत के साथ जुड़े हैं। मुझे अजय की सारी डिटेल्स चाहिए। कहाँ जाता था, किससे मिलता था, क्या करता था। अजय की जिंदगी का एक एक पन्ना मुझे मेरी नजरों के सामने चाहिए। सर गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे। सर अगर वो डेड बॉडी अजय की नहीं है तो फिर अजय कहाँ होगा? योगेश, अजय अगर जिंदा है तो हो सकता है कि काव्या के साथ वो भी इस सब में शामिल हो। सर एक बात समझ नहीं आ रही, ये अजय की बीवी हमसे झूठ क्यों बोल रही? क्या वो भी इस सब में शामिल है? सर अजय के पड़ोसियों के मुताबिक उसने एक दूसरी औरत के लिए जया को छोड़ दिया। सर अजय की बैंक स्टेटमेंट्स, इससे ये पता चलता है कि उसने काव्या के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए। और सर ये देखिए, एक लॉज में पेमेंट किया गया। लॉज से पता चला कि अजय और काव्या ने वहाँ कई दिन साथ में गुजारे थे। सर इन सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम जया से सच उगलवा सकते हैं। आप लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। जय, ये कंफर्म हो चुका है कि अजय ने काव्या से शादी की थी और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इस बात का पता है कि अजय काव्या के साथ दोहरी जिंदगी जी रहा था। ये अजय की बैंक स्टेटमेंट्स है। इसमें साफ है कि उसने काव्या के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए और इसमें उस लॉज की भी अकाउंट डिटेल है जिसमें ये लोग जाके रहा करते थे। और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? बेटा, आप जानते हो आपके पापा कहाँ हैं? रुको, अनुज, योगेश, हाथ से मिट्टी हटाओ। सर जया, तुम्हारा खेल खत्म। ले चलो। मैंने उसे नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। अनुज, इनके किसी रिश्तेदार को बुलाओ इसकी निगरानी के लिए। सर। जया के घर मिली अजय की लाश से यह साफ हो चुका था कि अजय की मौत का राज कहीं ना कहीं काव्या और जया से जुड़ा था। आखिर अजय कैसे मरा? क्या किसी ने उसकी हत्या की थी? जया, अजय और काव्या के त्रिकोण से अब पर्दा उठने का वक्त आ गया था। हाँ, मैं सब जानती थी। काव्या अजय की नर्स थी। 1 साल पहले जब अजय का एक्सीडेंट हुआ था तो काव्या को अजय की नर्सिंग के लिए रखा था। काव्या की देखरेख में अजय बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इलाज के आड़ में काव्या अजय को अपने प्यार के जाल में फंस रही है। और एक दिन अजय काव्या को लेकर मुझे और अविनाश को छोड़कर चले गए। तो इसीलिए तुमने उसे मार दिया? कुछ दिन बाद अजय घर वापस आए, लेकिन इस बार आंखों में शर्म और दिल में पछतावा लेकर, क्योंकि काव्या उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन जो वापस आया था वो मेरा पति नहीं था। शरीर में जान तो थी, लेकिन उसमें प्यार
तब भी उस काव्य अकेले था और कुछ ही दिनों में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और एक दिन उन्होंने क्या? उन्होंने अपनी जान ले ली। उस काव्या से मैं हार गई थी सर। उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। फिर तुमने उस आदमी की जान ले ली जिसकी बॉडी हमें मिली थी। फिर तुमने उसे अजय साबित करने की कोशिश की। इसके पीछे का मकसद क्या था? पैसे। पैसे? अजय के नाम पे 50 लाख की इंश्योरेंस थी, जो कि अजय के बाद हमारे बेटे की होने वाली थी। तो 50 लाख रुपए के लिए तुमने उस आदमी की जान दी? बात 50 लाख की नहीं थी सर, बात थी जिंदगी चलाने की। अजय हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। बुरे दिनों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। मुझे मेरे बेटे के लिए और कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर इंश्योरेंस वालों को पता चलता कि अजय ने सुसाइड किया है तो हमें इंश्योरेंस के पैसे कभी नहीं मिलते। इसीलिए मैंने अजय के कद काठे वाले इंसान को अपना शिकार बनाया, पहले उसे मारा। तुमने एक बेकसूर आदमी की जान ली, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जया के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। सर वेदपुरा कॉलोनी में एक औरत की लाश मिली है। सर ये मर चुकी। जिसे हम शिकारी समझ रहे थे वो तो खुद शिकार हो गया। शायद इसी से मारा हो। इसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजो। हो सकता है इस पर से हमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिले। इन सब चीजों को देखकर ऐसे लग रहा है कि काव्या काफी दिनों से यहाँ छुपी हुई थी। सुनो, मोहल्ले वालों से पता करो कि काव्या यहाँ कितने दिनों से आई हुई थी और इसके साथ कौन था और किसी को आते जाते देखा है, सब पता करो। जी सर। सर, ये अलमारी से फोन मिला है। ये फोन काव्या का हो सकता है। फौरन इसे IT सेल में भेजकर इसका लॉक खुलवाओ और डेटा रिट्रीव करो। इस केस से जुड़ी अहम कड़ियां ये फोन हमें दे सकता है। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर इतने दिनों से जिस औरत की खोज 2 स्टेट्स की पुलिस कर रही है, आखिर इसकी हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर, मैं बाहर काव्या के बारे में पूछताछ कर रहा था तो मुझे एक ऑटो वाला मिला। उसने बताया कि उसने पिछली रात काव्या को छिपरौला में MG कॉलोनी में छोड़ा था। सर इस एड्रेस पर तो काव्या की मां सुमुखी रहती है। पुलिस के सामने अब तक शातिर और चालाक दिखने वाली काव्या का कत्ल हो चुका था। ये गुत्थी सुलझते सुलझते इतनी पेचीदा हो जाएगी इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। अजय की मौत और उस आदमी के कत्ल की कहानी जया सुना चुकी थी। अब सवाल ये था कि काव्या की जान किसने ली थी। हमें एक रिक्शा वाले ने बताया कि कल रात उसने काव्या को आपके मोहल्ले में छोड़ा था। तो आप लोग इसलिए यहाँ आए? आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी की जान लूंगी? वो जैसी भी थी मेरी बेटी थी। मैं उससे नाराज थी पर उससे प्यार भी उतना ही करती थी। आप शुरू से ही हमसे बातें छुपाती आ रही। देखिए अभी मौका है, जो भी जानती हैं सच सच हमें बता दीजिए, वरना आपकी उम्र को नजरअंदाज करके हमें आपके साथ सख्ती से पेश आना होगा। अंकल, नानी सच बोल रही है। नानी ने कुछ नहीं किया है। मम्मा रात को चुपके मुझसे मिलने आया करती थी और मम्मा ने मुझे नानी को ये बात बताने के लिए मना भी किया था। मम्मा, अब मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मैं कितना डर गई थी। मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मम्मा के पीछे गुंडे पड़े थे, इसीलिए मम्मा को भागना पड़ा था। अगर काव्या की मां सुमुखी इस सब में शामिल नहीं थी तो इसके पीछे और कौन हो सकता है? सर, ये फोन जो हमें काव्या के बॉडी के पास मिला था, ये काव्या का ही है। साइबर सेल ने इसे अनलॉक कर दिया। इसमें सारे फोटोज डॉक्टर राजेश के हैं। ये तो वही डॉक्टर है जिससे हमने पंचशील कॉलोनी में पूछताछ की थी। सर इतना ही नहीं, ये देखिए मैसेजेस। तो इस मैसेज को देख के लगता है कि डॉक्टर राजेश और काव्या शादी करने वाले थे और इसलिए उन लोग हॉल भी ढूंढ रहे थे। तो इसमें देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम है जिन्हें काव्या ने ठगा है। आदित्य, अजय। इसे देख के लगता है कि डॉक्टर राजेश ही काव्या को उन लोगों को ठगने के लिए उनके पास भेजा करता।
अनुज वो तो अब तोते की तरह बोलना शुरू कर। तेरा और काव्या का चक्कर था ना? हाँ सर था। मैं बस उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था अपना काम निकलवाने के लिए। आगे बोल। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, उसकी किडनी फेल हो चुकी थी, उसके इलाज का खर्चा बहुत था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसका खर्चा उठा सकूं, इसीलिए मैंने काव्या को अपने प्यार में फंसाया। काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जब भी अपनी बीवी के नजदीक जाता हूं बस तुम्हारे ही ख्याल में खोया रहता हूं। सच? हाँ काव्या, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। तो फिर उसके साथ क्यों रह रहे हो? छोड़ दो ना उसे, हम दोनों साथ रहेंगे, एक साथ घर बसाएंगे अपना। काव्या, मैं मेरी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे उसकी बीमारी का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। वो बहुत मोटी रकम है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं करूंगी पैसों का बंदोबस्त। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे प्यार में पागल तो थी, मेरी बातों में भी आ गई। मेरे कहने पे लोगों को ठगना शुरू कर दिया। वो कैसे? मेरी जान पहचान में जिस किसी को भी नर्स की जरूरत पड़ती मैं काव्या को भेज देता, वो उन्हें ठगती और चुराए हुए पैसे मुझे लाकर देती। तेरी बीवी की मौत कैसे हुई? मैं वादा करता हूं पद्मा, जल्दी तुम तुम्हारी इस बीमारी से छुटकारा पालोगे और हम ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम तो बोलते थे कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ क्यों राजेश? मैंने ठीक तुम्हारे साथ वही किया जो तुम उन लोगों के साथ करती आ रही हो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैंने जो किया अपनी पत्नी के लिए किया। इसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है ना? तो आखिर में अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए तूने काव्या को ढूंढा और उसे मार डाला। नहीं सर, मैंने काव्या को नहीं मारा। मैंने काव्या को नहीं मारा सर, मुझे तो पता भी नहीं इस वक्त तो कहाँ छिपी। तूने काव्या को मारा या नहीं मारा इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन एक फ्रॉड केस में मास्टरमाइंड होने की तुझे सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर राजेश ने अपने सभी गुनाह कबूल तो कर लिए, लेकिन अब भी वो काव्या की हत्या की बात से मुकर रहा है। उसने सच में काव्या को नहीं मारा या फिर वो हत्या की सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है? अगर डॉक्टर राजेश ने काव्या को नहीं मारा तो काव्या को कौन मार सकता है? वैसे काव्या को मारने की वजह कई लोगों के पास थी, लेकिन सवाल यह है कि कातिल को काव्या के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? सर, काव्या की मर्डर में यूज किए गए पत्थर पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी बड़े आदमी के नहीं है, वो फिंगरप्रिंट्स किसी बच्चे के हैं। हमारे इस केस में भी 3 बच्चे इन्वॉल्व हैं, रुचि, सोनू और अविनाश। सर, तीनों बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और पत्थर पे मिले फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखें, उसमें से ये फिंगरप्रिंट्स मैच करती हैं। बेटा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा काव्या को? सर, आप जानते हैं मेरी लाइफ में सबसे अच्छी यादें कौन सी हैं? मम्मी पापा के साथ गुजारा हुआ समय। फिर वो आंटी आ गई, पापा उस आंटी से प्यार करने लगे थे सर, और मम्मी को भी ये बात पता चल गई। उस आंटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया सर। फिर क्या हुआ? और फिर उस गंदी आंटी का बेटी का वीडियो मैंने टीवी पर देखा और मैंने सोचा कि वो आंटी कभी ना कभी अपनी बेटी से मिलने ज़रूर आएंगी, और फिर मैं उसकी बेटी के घर पर नज़र रखने लगा। एक दिन वो आंटी अपनी बेटी से मिलकर अपने घर जा रही थी जहाँ वो छुपी थी। मैंने उस घर को देख लिया। उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं उस घर में गया, फिर मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है। मैंने अंदर देखा तो वो सो रही थी। मैंने पत्थर लिया, खिड़की के अंदर घुसा और उस आंटी ने मेरी सारी खुशियां छीन ली सर। कहते हैं कि प्यार और एतबार एक डाल पर बैठे 2 परिंदों की तरह हैं। काव्या ने राजेश में सच्चा प्यार ढूंढा, लेकिन राजेश के मन में सिर्फ अपनी पत्नी पद्मा के लिए सच्चा प्यार था। इसी प्यार और एतबार को पाने और खोने के चक्कर में कई जानें चली गई, कई घर बर्बाद हो गए। अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं,
तो हमें प्यार और एतबार दोनों को संभालना होगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हेलो, एक आदमी ने एक मृत शरीर का हाथ काटा। किसका था वो मृत शरीर? क्यों उसका हाथ काटकर जमीन में गाड़कर ये खेल खेला जा रहा था? क्या था ये माजरा? इस वारदात की खबर से पुलिस हरकत में आ गई थी, लेकिन इस तरह पुलिस को गुमराह करने के पीछे उस आदमी का मकसद क्या था? अच्छे से देखो, वो गड्ढे में देखो पास के, उस तरफ देखो। सर जल्दी आइए। पॉसिबल है, कुछ मजदूरों को बुलवाओ और आसपास पूरे में खुदाई करवाओ। नहीं देसाई साहब, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं बस निकल ही रही हूँ और 1 घंटे में पहुँच जाऊंगी। मैं बस आ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपको जितनी एक्सरसाइज बताई है ना, आप वो करिए, फिर मैं आके और आपको करवाती हूँ। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। हाँ जी। रूही। हाँ अब्बू। बेटा, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। हाँ ठीक है अब्बा, अभी देती हूँ। मैंने ही निकाल लिए सारे पैसे तेरे पर्स में से। घर में एक दाना नहीं है खाने को अनाज का, और शाजिया को भी बाजार से सामान खरीदना था, और मोबाइल में जो पैसे डलवाने थे वो किसकी जिम्मेवारी है? जा रख के ऐसे। अरे अम्मी, ठीक ही किया आपने निकाल लिए। वैसे ही मैं आपको ही तो देने वाली थी पैसे। और तुमसे तो मैं थक गई, कर्जा ले लेके सारा घर चला रहे हो। अरे वो परचून वाला कह रहा था कि नई बिल्डिंग में चौकीदारी का काम है, जाओ जाके पता करके आओ। चौकीदारी और मैं? क्यों? अरे जब ताकत थी तब नहीं किया, अब बुढ़ापे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम थोड़ा सब्र रखो, एक दिन वो नई बिल्डिंग है ना अपनी हो जाएगी, बस फिर तुम रानी, मैं राजा। वाह मेरे पक्कड़ राजा। अरे अम्मी, आप ये सब छोड़ो ना, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। और आप अब्बा को ना इस तरह बार बार परेशान ना किया करो। किसी दिन कुछ कर कुरा बैठे तो और मैं तो थक गई तुम दोनों से। ये आदमी है बाप तेरा, दिन में बैठ के सपने देखता है, और ये औलाद है तुम्हारी, ढाल बन के खड़ी हुई है तुम्हारे पास। पता नहीं क्या देखा था तेरे मामू ने जो इनसे शादी करा दी। अच्छा ही देखा। अरे तुम चुप रहो। अरे अब्बा अम्मी, आप लोग ये सब खत्म करो, ठीक है? अब्बा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है, और अपना ध्यान रखना और टेंशन मत लेना, ठीक है? बाय। बड़ा प्यार उमड़ रहा है दोनों के बीच में, अपना ध्यान रखना। अरे अम्मी, तुम्हारा खत्म हो गया तो मैं पार्सल खोलूं? बहुत भूख लगी है। पार्सल खोल ले और खा भी ले। मेरी प्यारी अम्मी। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने अपनी निगरानी में जमीन को खुदवाना शुरू किया ताकि लाश के बाकी हिस्सों का पता लगा सके। सर, जिस नंबर से हमें फोन आया था वो अभी भी बंद है। उसका नाम और पता भी फेक है, लेकिन जमीन के मालिक के बारे में हमें पता चल गया। उसका नाम है करीम तंबोली। कुछ ही दिन पहले उसने जमीन खरीदी, दरगाह वाले गली में रहता है। और जमीन से क्या रिपोर्ट? सर खुदाई चल रही है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। ठीक है, चलो सब। करीम तंबोली यहीं रहता है? हाँ रहते तो यही हैं, पर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि पुलिस घर आ गई? बुलाइए, बात करनी है। अरे वो कब आते हैं कब जाते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या किया उन्होंने? देखिए, हम जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दीजिए। कहाँ है करीम तंबोली? सुबह निकले थे कह के कि थोड़ी देर में लौट आएंगे, पर अभी तक तो नहीं लौटे। क्या बात है? उनकी जमीन से एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला है। लाश के बाकी टुकड़ों को खोजने के लिए हम खुदाई करवा रहे हैं, उसी सिलसिले में बात करनी है उनसे। क्या जमीन? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी के पास ढेला नहीं है, वो जमीन क्या खरीदेगा? मेरी बड़ी बेटी रूही उसका खर्चा उठाती है, उसके पास तो अपने लिए एक चप्पल खरीदने की कुव्वत नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मामला संगीन है, इसीलिए उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। फोन नंबर दीजिए उनका। दे, नंबर दे। और कौन कौन घर में? मेरी बड़ी बेटी रूही, वो काम पे गई है पनवेल। वो नहीं करते, वो नीचे हाथों और पैरों में वैसे जोर जोर से दबाते रहते हैं साहब। क्या वो? हाँ यही रेसर करती रहती है। ठीक है, घर आए तो थाने भेजिएगा। चलो चलो साहब।
अब क्या किया इसने? नहीं सर, फोन स्विच ऑफ है। शे की औरत पति से उखड़ी हुई लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। करीम गायब है और उसका फोन भी बंद है। सर करीम सुबह घर से निकला था, इसका मतलब ये हाथ करीम का तो नहीं हो सकता। वो तो रिपोर्ट आने पर ही साफ होगा, लेकिन मेन सवाल ये है कि इस निकम्मे आदमी ने जमीन खरीदी किससे और कैसे। पता नहीं अम्मी, आप क्या क्या बात करते रहते हो। एक तो मेरा सामान नहीं मिल रहा है। क्या गुल खिला रही है तू? है? और तेरा बाप कहाँ पर है? अरे मुझे बात सुन मेरी, पुलिस आई थी घर पर। पुलिस? और तेरे बाप ने कोई जमीन खरीदी है? अरे ये क्या बाप बेटी के बीच में चल रहा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? दीदी, पुलिस आई थी अब्बू को ढूंढते हुए, और तुम्हें भी पुलिस स्टेशन बुलाया। मुझे बुलाया? अब तो कुछ बोलेगी भी? अरे अपने मुंह में चुप रखे बैठेगी सब कुछ। अरे अम्मी अभी आना, आप मुझसे कुछ मत पूछे, ठीक है? मैं कैसे तेरे से ना पूछूं? अम्मी वापस आकर बता दूंगी ना सब कुछ आपको, जाने जरूरी है। लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे अम्मी, ये बाप बेटी दोनों एक जैसे। हेलो, हाँ देखो, तुम मेरी बात सुनो, तुम ना फोन मत काटना। मेरी बात सुनो, फोन मत काटना, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। हाँ हेलो, हाँ अब्बू और दीदी घर पे नहीं है। अम्मी के सोने के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। ओके। सर हाँ जी, ये उस हाथ की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ये हाथ किसी मरे हुए इंसान के शरीर से शक सही था कि ये करीम नहीं है। आसपास के पुलिस स्टेशन में करीम की डिटेल्स भेज दो। करीम की सारी बातें शक की सुई इसकी तरफ ही घुमा रही हैं। सर इसका मतलब लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के अलग अलग टुकड़ों को इधर उधर फेंका गया है। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, कोई मर्डर या फिर लाश चुराने का केस है। हॉस्पिटल्स में भी पूछताछ करो। हाथ 1 महीने पुराना है और करीम ने यह जमीन हफ्ता भर पहले खरीदी थी। इस जमीन के पुराने मालिक को खोजना होगा। मामले की तह तक जाने के लिए करीम का मिलना भी बहुत जरूरी है। इसकी बेटी रूही की कोई खबर? सर अभी तक तो कुछ नहीं। ये लड़की वाकई में अब तक घर नहीं पहुंची है या फिर हमसे छुप रही है? शेख हो ना हो, करीम के घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं। ये बाप बेटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। तुझे तो पता है ना बेटा रूही कहाँ है, तो तू बता दे। इसके अब्बा भी नहीं है यहाँ पर। आंटी मुझे नहीं पता रूही कहाँ है, मैं सच बोल रही हूँ। ये लड़की कहाँ चली गई? कौन हो तुम? ऐसे कैसे गुजरे चले आ रहे हो? मेरी बात को ध्यान से सुन। एरिया के पैसे को ना कोई हजम नहीं कर सकता है। अगर वो मर भी गया होगा ना तो उसे उसी कब्र से खोद कर निकाल कर लाऊंगा। अरे वाह, असली खजाना तो यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। मोहतरमा, चांद को पर्दे के पीछे क्यों छुपा कर रखा हुआ है? मेरी बात को ध्यान से सुन। मुझे ना मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। और हाँ, अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो अगली बार इस चांद पे ग्रहण लगा कर जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे जो भी कर्जा लिया है उसका पाई पाई तुम्हें चुकाना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए भाईजान, अब्बा ने जो भी उधार लिया है मैं सब चुका दूंगी, पर प्लीज अभी आप यहाँ से चले जाइए। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। रूही, रूही कहाँ है बेटा? हेलो, ओके सर, उस जमीन के पुराने मालिक के बारे में पता चल गया। उसका नाम मदन नाडकर्णी, डीएन नगर में रहता है। गाड़ी डीएन नगर लो। जी सर, करीम तंबोली को जमीन मैंने ही बेची है। कितने में बेची है?
सर 8 लाख में है, लेकिन अभी तक उसने आधे पैसे ही दिए हैं, इसलिए मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। हमने सिर्फ लिखा पढ़ी की थी। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी सर। ये रहे सर। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीम तंबोली गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। फिर उसने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया? और आप तंबोली को जानते कैसे? सर मुझे करीम तंबोली से प्रॉपर्टी डीलर सुधाकर ने मिलवाया था। उसका कोई कांटेक्ट है आपके पास? जी सर। सर ये उसका विजिटिंग का। आपकी उसी जमीन पर एक कटा हुआ इंसानी हाथ मिला और करीम गायब है। कुछ मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और करीम को मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है या आपका किसी भी तरह का कांटेक्ट उससे होता है, सबसे पहले हमें बताइएगा। जी सर। नमस्ते साहब। सुधाकर रहेंगे? नहीं सर, मैं अरविंद धोत्रे। सुधाकर कहाँ है जिसका ये घर है? उन्होंने तो 2 साल पहले मेरे स्वर्गवासी ससुर जी को ये घर भेज दिया था। उसकी कोई फोटो है आपके पास या फिर उसका स्केच बनवा सकते हैं? नहीं सर, मैं तो उनको जानता भी नहीं। ठीक है। शेख, कहीं जमीन पर मिला हुआ हाथ सुधाकर का तो नहीं? हो सकता है जमीन की डील बिगड़ने पर करीम ने सुधाकर को मार दिया और फिर गायब हो गया। मदन से सुधाकर का स्केच तैयार करवा और आसपास के सारे प्रॉपर्टी डीलर्स से इस सुधाकर और करीम तंबोली के बारे में पता चल। पुलिस ने इस जमीन के सौदे से जुड़ी मालूमात लेने के लिए सभी प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ शुरू की। सर, सुधाकर के नाम का कोई प्रॉपर्टी डीलर के बारे में मुझे नहीं पता। करीम तंबोली को जानते हो? नहीं सर। सर ये देख, सुधाकर का स्केच और मोबाइल कंपनी से मिली उसकी तस्वीर। और ये है सुधाकर, करीम और रूही के कॉल डिटेल्स। तो सुधाकर को अक्सर ये 2-3 नंबर से ही कॉल्स आते थे। करीम सुधाकर से और अपने दोस्तों से बात किया करता था। और रूही के कॉल डिटेल्स में अक्सर कॉल्स उसके क्लाइंट्स को किए गए हैं। सर, रूही की लास्ट कॉल लोकेशन उसके घर की बाहर की दिखा रही है। लास्ट कॉल किसको किया था? सुधाकर को। यस सर। चौंका देने वाली बात तो यह है कि रूही तंबोली अक्सर सुधाकर से बात किया करती थी। मतलब रूही तंबोली सुधाकर के कांटेक्ट में थी, लेकिन ये सुधाकर के कांटेक्ट में कैसे? चेक, रूही की सारी डिटेल्स निकलो, उसके सारे क्लाइंट से मिलो और पता करो क्या इन्फॉर्मेशन आप करते। मर्डर का मामला है, छोटी से छोटी बात भी छूटनी नहीं चाहिए। सुधाकर की लास्ट कॉल लोकेशन क्या थी? शास्त्री नगर। सुधाकर की फोटो भी हर जगह सर्कुलेट करो। सर जी क्या बताऊं, ये भी बहुत सुंदर थी और मन की भी बहुत साफ। उसके ट्रीटमेंट में जादू था। सर, वो मेरे पति के साथ हंस हंस के बातें किया करती थी। उसकी वजह से हम दोनों के बीच में रोज झगड़े होते थे, इसलिए मैंने उसका घर में आना बंद कर दिया। सर, उसके बाद दोबारा मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा। रूही बहुत अच्छी लड़की है सर। उसकी खड़ूस माँ हमेशा उसे ताने देती रहती है, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ये शराबी बाप को घर लेके आती है और अपनी छोटी बहन की सारी जरूरतें पूरी करती है। उसने कभी किसी सुधाकर का जिक्र किया था आपसे? नहीं सर। आखिरी बार कब बात हुई थी? 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। सब बेटियां तो सबकी होती है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये रूही अपने अम्मी अब्बू का नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुई। इसका तो रिश्ता भी तय हो रहा था, लेकिन इसने खुद ही अपने ऊपर कीचड़ उछाल लिया। हमीदा के बेटे सलीम के साथ इसकी शादी की बात भी चल रही थी। तुम्हारी शादी की बात चल रही थी रूही से? हाँ सर, चल रही थी, पर उस रूही ने खुद आकर अपने गुनाह गिनवा दिए। मेरे अब्बा के कहने पर इसका रिश्ता तो आपने मुझसे करवा दिया, पर कोई इंक्वायरी नहीं करी। खैर छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ कि मेरे कई और मर्दों के साथ रिश्ते हैं। मुझे इस निकाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मंजूर है? हमने तभी रिश्ता तोड़ दिया था सर। ये बात उसके माँ बाप को पता थी? हाँ सर, उन्हें पता थी। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी सर। साहब, यहाँ पे कंकाल मिला है।
इसका मतलब इस जमीन पर पहले भी कांड हो चुका है शेख। बाहर निकालो इसे। करीम 3 दिन पहले गायब हुआ और वो कटा हुआ हाथ हमें 2 दिन पहले मिला। मदन, न जाने कितने ही संगीन पहलू थे जो इस कहानी के साथ जुड़ते जा रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन सब का आपस में क्या कनेक्शन था। पुलिस के लिए ये केस काफी पेचीदा साबित हो रहा था। मदन के घर में क्या हुआ है और क्यों? सर कहीं ये सुधाकर, करीम और रूही का ही तो खेल नहीं है। तो फिर उस जमीन में मिला कंकाल किसका था? सर ऐसा भी तो हो सकता है इन तीनों को उस कंकाल का राज पता था, या इन तीनों ने मिलकर मदन को ब्लैकमेल कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदन को कुछ और पता था, या फिर करीम के हाथ में सुधाकर को कोई सच लग गया था जिसके नतीजे में उसने जमीन की डील करीम से करवाई। शेख, इस मदन को ढूंढना होगा और रूही, सुधाकर और करीम इनकी सर्च को भी तेज करना होगा। सर कुछ मिला अंदर? नहीं सर, कुछ नहीं। पुलिस ने जमीन के मालिक मदन के अचानक गायब हो जाने पर उसकी मालूमात इकट्ठा करनी शुरू की। मदन के पड़ोसियों से मैंने उसके बारे में पूछताछ, लेकिन खास कुछ जानने को नहीं मिला। लोगों ने उसे करीब 3 महीने पहले से वहां देखा है। उससे पहले वो कहाँ रहता था किसी को नहीं पता। मदन की अधिकतर बातें सुधाकर और करीम से होती थी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स। शेख, मदन के घर में तोड़फोड़ हुई है, इसका मतलब वहां कुछ तो संगीन जरूर हुआ। दूसरी अहम बात यह कि इन चारों का जमीन से कोई ना कोई लिंक है और हम अब तक वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। हमें कोई भी लीड नहीं मिलती। सर मैंने मदन की फोटोग्राफ सभी थानों में सर्कुलेट कर दी है। शेख, एक बार ये करीम तो बोली मिल जाए ना तो। साहब, जुआ, सट्टा, रेस, इन सब में 1 नंबर था करीम। सारे 2 नंबर के काम जानता था, लेकिन औकात 54 की नहीं। वरना दे तो है। चल 100 आया, मैं देता हूँ। इधर पैसे डालने का तभी खेलने का। बच्चन मत दे पैसा डाल। सब सारे फसाद की जड़ तो करीम की जुए की आदत और जल्दी से जल्दी पैसे बनाने की सोच थी साहब। गले तक कर्ज में डूबा हुआ था साहब। एक भी दिन ऐसा जाता नहीं था कि घर में कर्जदार ना आया हो, इसीलिए आपस में मियाँ बीवी की बनती भी नहीं थी। अल्लाह, अरे रूही की अम्मी, 1 गिलास पानी ला। पानी पिलाऊं मैं तुम्हें? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे कुछ ढीला भी कमा लेते, खाली हाथ आगे टरकाते हुए। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है, नसीब से मिलता है। देखना तुझे एक दिन है ना झूले में झुलाऊंगा, झूले में। मैं झूले में झूलती रहूंगी और तुम कबर में अपने पैर लटका लेना। मरने की बददुआ दे रही। हाल फिलहाल में करीम को देखा था? नहीं साहब। ठीक। शाजिया। हाँ अम्मी। अम्मी क्या हुआ? हाँ? अम्मी, मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। देखो ना, फोन भी नहीं उठा रही। कब से ट्राई कर रही हूँ, उसको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आ रही। मुझे तो दीदी की बहुत याद आ रही है। अब्बू भी गायब है। जैसी गैर जिम्मेवार लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो दुकान वाला भी कह रहा था कि अब सामान नहीं देगा। अम्मी, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। कहीं दीदी मिल जाए, पर जल्दी आ जाइए। हेलो गुल्लू, मैं घर से निकल गई हूँ। तुम स्कूटी लेके पीछे वाली गली में आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी। पुलिस को मदन के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। रूही और करीम भी गायब थे, सुधाकर भी मिल नहीं रहा था। यह पूरा मामला काफी उलझता जा रहा था और तभी एक घटना ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी। ये क्या कह रहा है? और देखना एक दिन तुझे ना झूले में झुलाऊंगा, झूले में। फिर तो रानी, मैं राजा।
तेरे अम्मू खत्म हो गए बेटा। शाज़े, तुम्हें किसी पर शक है? देखो, तुम्हारी दी हुई छोटी से छोटी जानकारी हमारी बड़ी मदद कर सकती है, तो अपने दिमाग पर जोर डालो। साहब, कल एक आदमी आया था अब्बू को ढूंढते ढूंढते। ये था? ये नहीं था साहब, उसका नाम ईरिया था। एरिया के पैसे को ना कोई हजम नहीं कर सकता है। उसने आप लोगों की मदद ना लेने की भी धमकी दी थी साहब। इस पे बुरी नजर डाल रहा था साहब। इसको उठा के लेके जाना चाहता था। आप लोगों को ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। खैर, घबराइए मत, हमारा एक आदमी आपके घर पर निगरानी रखेगा। आदमी? सर, करीम की लाश हमें तालाब से मिली। मदन गायब, रूही और सुधाकर का भी कोई पता नहीं। इस जमीन से जुड़े लोग एक एक करके गायब होते जा रहे हैं या मरते जा रहे हैं। कहीं ये रूही और सुधाकर की चाल तो नहीं है? सर, करीम कर्जे में डूबा हुआ था तो वो कर्जदारों से भाग रहा था, ये बात समझ में आती है, लेकिन रूही कहाँ गायब हो गई? इस रूही की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और एरिया कौन है पता लगाओ। सर, पुलिस को अब तक लग रहा था कि करीम ये सारा खेल खेल रहा है। पुलिस ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद सुधाकर और रूही आपस में मिले हुए पुलिस गलत दिशा में जा रही थी। चल चल, फोटो के नाटक। अरे छोड़ बेटी को। मेरा पति मर गया है, अब मेरे पैसे कौन वापस करेगा? छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ छोड़। अबे तू कौन है? पुलिस। चलो सब आके मैंने किया। किसी के घर में घुसकर उसकी बेटी को उठाने की कोशिश की है तूने, बता क्या चक्कर है? अरे साहब, मैंने उसे 4 लाख का कर्जा दिया था। सारी दुनिया को मालूम है कि करीम कितना बड़ा कंगाल है। किस भरोसे पर दिया था इतना बड़ा उधार? अब उसने मुझे कहा था कि एक बार वो जमीन उसके नाम हो जाएगी तो उसकी तकदीर बदल जाएगी और वो मुझे 4 का 8 लाख रुपए वापस करेगा। साहब, इसके लिए उसने अपने मकान के कागजात भी मेरे पास गिरवी रखवाए थे, लेकिन साहब जब मैंने उसे पैसे दे दिए तो मुझे पता चला कि उसने मेरे को नकली कागजात दिए हैं। वो मकान उसकी बीवी तस्नीम के बाप के नाम पर था। और इसीलिए पैसे नहीं मिले तो तूने इसे मरवा कर तालाब में फेंक दिया? नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं क्यों मारूंगा सर? जब मुझे पता चला कि वो मर चुका है तो उसकी बेटी को उठाने पहुंच गया। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। एक बात बता, ऐसा क्या होने वाला था उस जमीन में कि वो तुझे 4 के 8 देने का वादा कर रहा? साहब, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम साहब, उसने मुझे खुल के कभी कुछ नहीं बताया। चलिए बता, सुधाकर को कैसे जानता है तू? सुधाकर को भी मैं नहीं जानता हूँ साहब, उसे करीम जानता है। तो जमीन पर हमें कटा हुआ हाथ मिला था और खुदाई में एक कंकाल भी, उसके बारे में क्या मालूम है? सब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। और करीम की बेटी रूही, उसके बारे में क्या जानता है? हाँ साहब, हाँ वो ना सब कुछ एक्यूप्रेशर का काम करती थी साहब। बस साहब, मुझे इतना ही मालूम है साहब। सर, अभी तक रूही घर नहीं लौटी। अभी तो घर वाले ही बताएंगे कि सही में गायब है या फिर हमसे छुप रही है। काफी किश्तों में बातें बताती हैं आप। अब ये बताइए कि आपकी बड़ी बेटी रूही कहाँ है? और हमीदा ने हमें बताया कि उसका किसी के साथ चक्कर भी चला। ये सब अफवाहें हैं साहब, जो रूही ने खुद अपने बारे में फैलाई थी। उसने अपने दामन पर दाग भी इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने बाप की खिदमत करना चाहती थी। ये क्या किया तूने? हैं? तू अपनी हाथों अपना रिश्ता तोड़ा है। हमें नहीं करनी है मुझे शादी। शादी नहीं करेगी तो यहाँ छाती पे बैठ के मेरी मुंह जलेगी। अम्मी, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके अब्बा के बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी अम्मी, बस। अगर ऐसा है तो फिर ये सुधाकर नाम का आदमी रूही के पीछे क्यों पड़ा था? सुधाकर का तो पता नहीं, पर कोई फारूक था जो रूही के पीछे पड़ा था। पर ये तो 3 महीने पुरानी बात है। रूही, आज मैं फैसला करने आया हूँ। कौन है बे? कौन है तू? हाँ, क्या है तेरी बेटी से? चल निकल यहाँ से। चुप जाओ मेरे साथ। बता के पुलिस को बुलाओ। देख लूंगा सबको। रूही, देख लेना। पुलिस की धमकी देने पर उसने पीछा छोड़ा रूही का। लेकिन फारूक ने रूही को दोबारा गायब तो नहीं कर दिया? कहाँ रहता है फारूक? बस उठ। रूही बहुत खूबसूरत लड़की है साहब। मैं रूही जैसी लड़की से शादी करना चाहता था साहब, इसीलिए उसको अपने इलाज के चक्कर में फंसाया, लेकिन उसने मुझे कभी घास नहीं डाली। इसीलिए तूने उसे गायब करवा दिया?
और जब उसके बाप को पता चला तो उसे भी मरवा दिया। कहाँ है रूही? मुझे नहीं मालूम सब कहाँ है वो साहब। सब मैंने नहीं मारा किसी को। तो सुधाकर को जानता है? रूही के साथ उसका चक्कर है ना? सर उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा साहब। सुधाकर तो रूही के बाप करीम को फंसाए हुए था साहब। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? मैं रूही से प्यार करता था साहब, इसलिए उस पर नजर रखे हुए था। उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। मेरे पास वीडियो साहब। देखो ये देखिए। मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरे अब्बा को अपने जाल में फंसाया है। मैं जाकर सबको बताऊंगी और मैं पुलिस को भी बताऊंगी। अरे तुम्हारे पिताजी ने मुझे फंसाया है। शेख, अगर ये मदन ही सुधाकर है तो इसका मतलब इसने खुद नाम बदलकर अपनी जमीन करीम को बेची। लेकिन फिर इसका गेम क्या था और वो जमीन पर मिला हाथ किसका? अब टाइम आ गया कि इस मदन और सुधाकर को किसी भी हालत में दबोचा जाए। फोर्स को अलर्ट करो, खबरियों को काम पर लगाओ। मुझे ये सुधाकर चाहिए। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। फारूक के जरिए किए गए इस बड़े खुलासे ने पुलिस को हैरत में डाल दिया था कि मदन और सुधाकर एक ही इंसान थे। पुलिस का मुकाबला एक शातिर मुजरिम से था। इस साजिश के सरगना मदन तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। सर। हाँ शेख, ये मदन नटकानी के बारे में कुछ जानते हैं? बोला। सर आप लोग ने जो पोस्टर लगाए ना वो मैंने देखे। सर उस आदमी ने तो मेरे को भी चुना लगाया। सर उसका नाम कोई मदन नटकरी नहीं है, वो तो अपना प्रशांत धोत्रे है। प्रशांत धोत्रे? इसका मतलब इस आदमी ने और भी लोगों को जमीन के मामले में ठगा है। सर ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ रूही का क्या संबंध हो सकता है? वही तो पता लगाना है शेख, कौन किसके साथ क्यों और किस फायदे के लिए जुड़ा हुआ। अबे कौन है बे तू? पुलिस! कहाँ भागने की तैयारी में थी? अपनी बहन के पास? सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। बोलो। सर क्या बताओ, जब तक अब्बू थे, दीदी थी, उम्मीद थी कि वो लोग मेरा निकाह करवाएंगे। लेकिन अब्बू नहीं रहे, दीदी भी कहीं चली गई। आए दिन मुझे कोई उठा के ले जाने की धमकी देने लगा। तभी मैंने फैसला किया कि मैं गुल्लू के साथ भाग जाऊंगी। क्या करती हूँ साहब मैं इससे। और अपनी अम्मी के बारे में नहीं सोचा कि वो अकेले कैसे रहेंगी? सर हालात इतने खराब हो गए थे और अकेली अम्मी मेरा निकाह कैसे कराती। घर से भागना किसी मुश्किल का हल नहीं होता है। सॉरी सर। ठीक है, जाओ अपने घर। सर, अच्छा, बिहार के काको गांव से फोन आया था। वहां भी हमारी जैसे केस हुआ है। वहां के पुलिस को भी जमीन खोदते वक्त एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है, लेकिन पूरी जमीन खोदने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। सर हमें एक फ़ोन कॉल आया था कि इस ज़मीन पर लाश गड़ी है। यहाँ पहुँचकर ज़मीन खुदवाई तो बस एक हाथ मिला है। ये रही उस हाथ की तस्वीरें। हमारे भी ऐसी केस हुआ था। वैसे जमीन किसकी है? सर इसी की है, इसी ने गाड़ा था वो हाथ। क्यों गाड़ा था हाथ? किसका हाथ है? साहब मैंने तो मैडम को बता चुका है। हमने जिससे ये जमीन खरीदा ना सर, वो जमीन ये दुगना दाम में बेचा है। ये फोटो देखो, ये आदमी था। हाँ सर, यही आदमी था। सर खबर मिलते ही हम हरकत में आ गए थे। फिलहाल वो घर से फरार है, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा, बट जैसे ही भागने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ हम अभी आते हैं। सर वो आदमी का पता चल चुका है। वो सिवान की बस से सिवान जा रहा है, हमें चलना होगा। तू है इस भूचक्र का रचयिता? हाँ, मदन नाटकर्णी, सुधाकर रेगे, प्रशांत धोत्रे, भंवर सिंह। हाँ सर मैं एक फर्टिलाइजर सेल्समैन था, जगह जगह आता जाता था। एक बार मेरे दोस्त की ज़मीन से गारगोटी यानी कि एक कीमती पत्थर वो निकला।
उसने मुझे वो पत्थर दिखाया। सर मैं भी वो ज़मीन खरीदना चाहता था, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरे पास एक बंजर ज़मीन थी और समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करूं। फिर मैं करीम नाम के एक आदमी से मिला। वो दिन रात लॉटरी से, शॉर्टकट से पैसा कमाने का सपना देखता था। करीम भाई, कब तक ये छोटी मोटी ताश की बाजी खेलते रहोगे? मंजे, मैं समझा नहीं। चाहते हो ना लॉटरी निकले? हाँ समझो निकल गए। ये मेरा कार्ड। सुधाकर रेगे प्रॉपर्टी डीलर। फोन करना मुझे। मैंने सर उसे गारगोटी पत्थर का लालच देकर अपनी बंजर जमीन उसे बेच दी। मैंने सर उस जमीन में एक गारगोटी पत्थर छिपाया था। फिर मैंने करीम के सामने उस जगह को खोदा और उसे वो पत्थर निकाल कर दिखाया। बन जाओ इस हीरे की खान के मालिक। बस 8 लाख का इंतजाम करो। 8 लाख? पर इतना रुपया मैं किधर से लाएगा? चिंता मत करो करीम भाई, मेरा एक दोस्त है, उससे मिल, इंतजाम हो जाएगा। सर मैंने करीम को उसके घर के जाली पेपर्स बनवाकर इरिया के पास भेजा। इरिया ने भारी ब्याज के लालच में करीम को पैसे दे दिए, लेकिन करीम के पास ज़मीन खुदवाने के पैसे नहीं थे, ताकि आप लोग लाश के चक्कर में उस जगह को खोद डालें और उसे वो पत्थर मिल जाए। ये बात तुझे कैसे पता? सर ये सब उसने खुद मुझे बताया। करीम को क्यों मारा? सर उसका दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया। तेरे कहने मैंने कितना बड़ा कदम उठाया, लाश का हाथ काट के मैंने गाड़ा है उधर, तो वहां से घरगुटी नहीं लाश निकली, लाश। साला पुलिस मेरे को ढूंढ रही है और इरिया भी ढूंढ रहा है। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कौन से पैसे? कैसे पैसे? निकल यहाँ से। साला खून किया है तू, मैं जाके बोलूंगा पुलिस को। खून किया है तूने साले। रूही और तेरा क्या चक्कर है? सर वो रूही को करीम ने जो ज़मीन खरीदी थी उसके बारे में पता चल गया था, और वो हर रोज़ फ़ोन करके मुझे अपने अब्बू से दूर रहने के लिए बोलती थी। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। एक दिन अचानक घर पर आ गई से। काका, मदन बोल रहा हूँ। हाँ बस अगले महीने आ जाऊंगा, फिर तो वहीं बस जाऊंगा सावंतवाड़ी। काका वो पैसे मिल गए थे ना? हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं और। वाह, तुम्हारा तो नाम भी असली नहीं है। क्यों फंसाया तुमने मेरे अब्बा को? देखो मैं ना जाकर सबको सच सच बता दूंगी और पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। रूही अरे जाने दो मुझे। तुम मेरी बात मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ कुछ नहीं किया। रूही देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं। मैं खुद फंसा हूं। सुनो, मेरे पास एक और जमीन है, मैं उसे बेचने जा रहा हूं। उसके जितने भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूं, तुम मेरे साथ चलो। अपने अब्बा को परेशानी से बचाने के लिए वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ वाली जमीन का सौदा हो चुका था। मैं पैसा लेकर भागने की फिराक में ही था कि उसने मुझे पकड़ लिया। ये मेरे अब्बा के पैसे हैं। छोड़। मैं ये पैसे लेकर कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन, दिमाग खराब मत कर मेरा। ये तेरे अब्बा का पैसा नहीं, मेरा पैसा है, समझी? धोखेबाज है। फिर क्या किया तूने रूही के साथ? सर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने रूही को बंदी बनाकर रखा था। अगर उसे छोड़ देता तो वो मुझे फंसवा देती। राम प्रसाद के पास भी जमीन खुदवाने के लिए पैसे नहीं थे। वो सर मुझसे जिद करने लगा कि मैं उसकी मदद करूं। रूही की लाश का क्या किया तूने? सर वो उसे घर के पीछे गाड़ दिया। अब ये भी बता दे कि तेरा असली नाम क्या है? सर मेरा असली नाम मदन नागकर है। मुझे किराए के मकान से कुछ आईडीज़ मिले थे। उन्हीं आईडीज़ से मैंने सिम कार्ड्स लिए और उन नंबर से मैं सारी डील्स करता था। तेरी जमीन पर जो कंकाल मिला था वो किसका था? सर कसम से सर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे इन कीमती पत्थरों के लालच में तूने 2 लोगों की जान ले ली और पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब जेल की काल कोठरी में दीवारों पर सर मारना और उन पत्थरों में ढूंढते रहना अपने गारगोटी।
आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपके अब्बा के बिना नहीं जी सकती हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। अपने नुकसान को पूरा करने और कामयाबी पाने के चक्कर में मदन ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। करीम ने अगर यह अंदाजा लगाया होता कि अपने हाथ आई ये गारगोटी यानी कि कीमती पत्थरों की दौलत कोई किसी को ऐसे ही क्यों दे देगा, तो शायद इतने जुर्म ना होते। उसकी शॉर्टकट से पैसा कमाने की, कामयाबी हासिल करने की फितरत ने न सिर्फ जमीन में दबे कंकाल के बारे में पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन इस कंकाल की मदद से पुलिस ने ये केस जरूर हल कर लिया था। अगर कोई ये सोचता है कि कामयाबी बिना मेहनत के सजी सजाई हाथ लग जाएगी, एक दिन खुद दरवाजे पर आकर दस्तक देगी, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि कामयाबी न बिना मेहनत के मिलती है और न ही टिकती है। कामयाबी की रोशनी से ही बदहाली का अंधेरा दूर होता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।